नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष पाठक जी। संतोष जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद अरुण भाई और स्पेशल कवरेज न्यूज़ के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कभी देखा है आपने ऐसा कि बॉस मीटिंग ले और तारीख बता दे, इतनी तारीख तक सारी तैयारियां कर लेना। अब बेचारे तैयारियां कर रहे थे। अल्टीमेटम बॉस ने दिया था, यानी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मुख्यमंत्री ने दिया था। लेकिन वो अंतिम तारीख आने से पहले ही नंबर 2 वाले पहुंच गए और उन्होंने फटकार लगा दी कि उनके साथ मत रहो, उनके बहकावे में मत आओ, उनके बुलावे में मत आओ। मौसम बदल रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लो, रहना तो उत्तर प्रदेश में ही है। ये ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो डेपुटेशन पर केंद्र में जाओगे। तो दिल्ली वाले तो हमारे साथ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई है। अब अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा कि किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे। एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी कुश्ती शुरू हो गई है। तो हमेशा की तरह शुरुआत इसमें अरुण भाई करेंगे, क्योंकि लगातार इस पर वो मुखर शब्दों में आप तक अपनी आवाज पहुंचाते रहते हैं और एक-एक करके इस स्टोरी में हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। तो दर्शकों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, कहीं जाइएगा मत। कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा और यकीन मानिए कि आपके सामने जो खुलासा होगा वो आपको चौंका देगा और समझ में नहीं आएगा कि ये सरकार चल रही है या कुछ और चल रहा है। जी अरुण भाई। जी संतोष सर, आपने बिल्कुल सही कहा। यूपी में नित नई कहानियां सामने आ रही हैं। दरअसल 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सारे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग लेते हैं, सबको निर्देश देते हैं, बाकायदा काम सुचारू रूप से चल रहा होता है। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम केशव मौर्य औचक निरीक्षण करने वहां पहुंचते हैं और जिला अधिकारी को फटकार लगाते हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये मामला कहां से शुरू हुआ था, ये पूरी कहानी संतोष सर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो सतुआ बाबा यानी कि जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके साथ कई जगहों पर आपको डीएम दिखाई साहब देते के, हैं। डीएम साहब के। योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं सतुआ बाबा, जो माघ मेले में मौजूद हैं। उनके लिए रोटी सेकते हुए नजर आते हैं प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा। पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। केशव मौर्य माघ मेले का औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं और मनीष वर्मा को लताड़ लगाते हैं और बोलते हैं सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो। क्या है पूरी कहानी, संतोष सर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अरुण भाई, उत्तर प्रदेश की हालत ये हो रखी है कि जो जिसका इलाका है वहां पर पुलिस कप्तान और डीएम ऐसे तैनात किए जाते हैं जो उनकी ना सुने। और ये बहुत सारे नेताओं के साथ हो रहा है। अब देखिए, दिल्ली से भेजे गए थे एक जमाने में लखनऊ। जी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सेल के संयोजक हुआ करते थे। जब नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के पुराने वाले कार्यालय 11 अशोका रोड पर राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें अन्य तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, वहां पर भी वो नजर आए थे, श्रीकांत शर्मा। और जब अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां भी वो नजर आए थे, श्रीकांत शर्मा। उनको विधायक का चुनाव लड़वाया गया, उत्तर प्रदेश में भेजा गया, ऊर्जा मंत्री बनाए गए। और उस समय इकलौते इकलौते मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुने हमारे उत्तर प्रदेश के दर्शक, मंत्री हुआ करते थे श्रीकांत शर्मा पहली वाली सरकार में कुछ सालों तक, जिन्हें योगी से समय लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो गाड़ी उठाते थे, सीधे चले जाते थे और योगी आदित्यनाथ मिलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भैया ये अमित शाह नरेंद्र मोदी के आदमी है। वो श्रीकांत शर्मा मंत्री नहीं रहे, मंत्रालय चला गया। ऊर्जा विभाग के अधिकारी सुन नहीं रहे। और वो तो छोड़िए, पुलिस कप्तान और डीएम भी उनके नहीं सुनते हैं। ये हालत सबकी है। अब प्रयागराज किसका इलाका है? केशव प्रसाद मौर्य का इलाका है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में जो डीएम है, वो एक बाबा के पास जाते हैं, उनकी रोटी उलटते पुलटते नजर आते हैं। क्यों? ताकि योगी जी महाराज जी खुश हो जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के करीबी। अब कायदे से डीएम और अधिकारी अगर अपना काम सही तरीके से करते तो प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था तो भगदड़ ना हो। भाई, हर आदमी का रोटी सेकने का काम जिसका है सेकने दीजिए, आप तो अपना काम कीजिए। लेकिन चूंकि सरकार है, मुख्यमंत्री को खुश करना है, तो मुख्यमंत्री ने एक बैठक, और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत है, दर्शकों से कहूंगा कि अगर वो जाए तो खबरें भी निकल के आ जाएगी। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली, लखनऊ से बैठक। लखनऊ में बैठे हुए थे, हम्म। बाकायदा बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। पीछे उनकी कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तस्वीरें थी। सामने अधिकारी बैठे हुए थे और उन्होंने प्रयागराज में माघ मेले की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कई तरह के निर्देश दिए कि भाई, प्रमुख स्नान के पर्वों पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा,
स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधा इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी मुख्यमंत्री जी को बताया गया भैया कि 44 दिनों तक जो मेला चलेगा, इसमें 12 से 15 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि 31 दिसंबर तक तमाम तैयारियां पूरी कर, यानी एग्जाम की तैयारी की आखिरी तारीख क्या थी? 31 दिसंबर। 31 31 दिसंबर तक सारी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया था खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन ब्राह्मण का विवाद, क्योंकि जो बैठक हुई आपकी 26 दिसंबर की, उससे पहले 25 दिसंबर को खेला कर चुके थे पंकज चौधरी, प्रेस रिलीज जारी कर चुके थे। और प्रेस रिलीज बीजेपी के इतिहास में पहली बार इस तरह का प्रेस रिलीज जारी हुआ कि सबसे ज्यादा जो आपके विधायक है और सबसे ज्यादा जो लॉयल मतदाता आपके रहते हैं ब्राह्मण, उनको आपने प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया है कि भैया हमारे ब्राह्मण विधायक जो है जातिवादी बैठक कर रहे थे। ऐसा बीजेपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसके अगले दिन ये समीक्षा बैठक, और समीक्षा बैठक में फिर तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिदायत देते हैं, 31 जनवरी की तारीख देते हैं। इस बीच में क्या होता है? इस बीच में पंकज चौधरी को प्रेस रिलीज तो जारी कर दिया तो कर दिया, मथुरा जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनके बेटे उनके साथ नजर आते हैं, बाहर आते हैं तो ब्राह्मण विधायकों को धमकाते हुए नजर आते हैं, हड़काते हुए नजर आते हैं। अब वो वीडियो भी मतलब इतिहास का विषय, बयान जारी करते हैं। हाँ वो वीडियो भी इतिहास का विषय बन गया है। चलिए वो लताड़े जो खुद जाति की राजनीति नहीं करते लेकिन जो जातीय सम्मेलनों में जाते रहे हैं, जिनके प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते रहे हैं, वो जाति की बात अगर करे, वो कहे कि नहीं हम जाति की बात नहीं करते, संविधान में नहीं लिखा है, पता नहीं कौन सा संविधान उन्होंने पढ़ा, बीजेपी के संविधान में कहीं कोई इसका जिक्र नहीं है। और इतना ज्यादा वो संविधान को मानते हैं, इतना ज्यादा वो संविधान को मानते हैं, तो फिर ये भी बताना चाहिए कि भैया 5 साल तक अध्यक्ष बिना चुने कोई कैसे रह गया? 3 साल लगभग हो गए ना, आपने अध्यक्ष नहीं चुना। 2020 में जो अध्यक्ष चुना था वो 25 के अंत तक रह गए। तो ये जवाब भी देना चाहिए, लेकिन वो नहीं, सवाल उनकी सवाल तो इसमें सवाल तो यही बनता है, पंकज चौधरी का चयन प्रदेश अध्यक्ष के पद पर क्यों हुआ है? इसका क्या कारण है? देखिए, कुर्मी एक महान जाति है और बतौर पत्रकार हम तमाम जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इसलिए चुना गया ताकि कुर्मी मतदाताओं को संदेश दिया जा सके। और एक और बात बता दूं मैं, कुर्मी नेता बेनी प्रसाद वर्मा या अन्य तमाम नेताओं की बात कर लीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी कुर्मी नेता तमाम कुर्मी समाज को एकजुट नहीं कर पाया। और ये खुद जो लोकसभा चुनाव जीते हैं पिछली बार, ये ब्राह्मण मतदाता अगर वोट ना देते तो ये सांसद ना बनते, मंत्री ना बनते। और ये विधायक को जो विधानसभा जितवाना लड़वाना चाहते हैं, जिस विधानसभा सीट पर वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर ब्राह्मण मतदाता साथ नहीं देंगे तो ये उनके बेटे विधायक में नहीं बन पाएंगे। ये तमाम चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में एक बैठक होती है, केशव जब ये मथुरा जाके बयान देते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं। उनकी नितिन नवीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, जो 20 जनवरी के बाद पूर्णकालिक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, उनके साथ बैठक होती है। और उस बैठक की तस्वीरें वो शेयर करते हैं सुबह 10 बजे के लगभग। और फिर 2 बजे के बाद जो है, जिनके घर पर भोज का आयोजन था, वो पोस्ट करके सीधे सीधे चुनौती दे देते हैं कि हम पर ये आरोप मत लगाना और हम इस तरह की बैठकें जी, करते रहेंगे पीएन पाठक साहब। जी। और दिल्ली से सीधे कहां चले जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य? दिल्ली से चले जाते हैं प्रयागराज। नेताओं के साथ बैठक करते हैं, विधायकों के साथ बैठक करते हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं, अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। और फिर कहां चले जाते हैं? फिर वो चले जाते हैं घाट पर, ग्राउंड जीरो पर। योगी आदित्यनाथ की बैठक करने की तस्वीर आती है, लखनऊ से बैठक ले रहे हैं, 31 जनवरी तक की समय सीमा दी है। और 29 जनवरी को ही केशव प्रसाद मौर्य पहुंच जाते हैं। वो तमाम देखते हैं कि भैया तैयारियां अधूरी हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो जिला अधिकारी है उनको तो मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं, तो जाते जाते वो बोल जाते हैं, इशारों इशारों में भूल जाते हैं, ये सतुआ बाबा के चक्कर में मत पड़ो, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो, सबका ख्याल रखो, मतलब अपनी जिम्मेदारी तय करो। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये संदेश देने के लिए उनको दिल्ली दरबार ने कहा है? क्या ये संदेश देने के लिए उन्हें अमित शाह द्वारा चुने गए भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है? क्या अमित शाह, नितिन नवीन ये दोनों चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए और पंकज चौधरी ने जो ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है उसको भी कंट्रोल में रखा जाए? और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को इशारा कर दिया गया है कि जाइए, जाइए और अपनी पावर दिखाइए। और वो यूपी आके प्रयागराज पे आप समझ लीजिए कि हर बॉल पे छक्का मार रहे हैं। कल से बैठकों का दौर जारी है, आज भी लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं और जिला प्रशासन को सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं। और इसका एक दूसरा पहलू, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया, फिर सामने आए तो उसकी संख्या कम बताई,
बगदर में मरने वालों की संख्या कम बताई। फिर पता लगा कि कैश मुआवजा बांटा गया, उसकी खबर भास्कर ने की, बड़े विस्तृत आधार पर, माफ कीजिएगा भास्कर या शायद बीबीसी ने की, उस खबर को विस्तार से दिखाया कि कैश पैसा दिया गया। जी, जी। उस भास्कर समय बीएल संतोष ने पोस्ट किया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि कुंभ में जो यात्री जा रहे हैं उनकी मदद करो। अब भैया सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, अधिकारी आपके, डीएम आपके, पुलिस कप्तान आपके, तमाम प्रशासनिक व्यवस्था आपकी, और उसके बावजूद भी आपको कार्यकर्ताओं का ही सहयोग लेना पड़ रहा है, तो सरकार काहे बनाए बैठे हो। बीजेपी आला कमान ने केशव प्रसाद मौर्य को ग्राउंड जीरो पर भेजकर एक बार फिर से इस बात पे मुहर लगा दी है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है। भले हुँ, ही योगी आदित्यनाथ बैठक लेके कह दे कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा सुविधा का ध्यान हमें रखना है, सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना है, लेकिन बीजेपी आला कमान को भरोसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ की क्षमता पर भरोसा नहीं है, और शायद इसलिए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को ग्राउंड जीरो पर भेज दिया और डीएम को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं कि ढंग से काम कर लो, मौसम बदल रहा है। हुँ। अब वो मौसम लखनऊ में योगी जी के लिए बदल रहा है कि पंकज चौधरी के लिए बदल रहा है या अधिकारियों के लिए बदल रहा है, ये एक बड़ा दिलचस्प जो फैक्ट होगा, और मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि वो भी जरा हमें कमेंट करके बता दे कि केशव प्रसाद मौर्य के जो इस एग्रेसिव आक्रामक रुख है, इसके पीछे की कौन सी कहानी है, कहां से मिला है उन्हें बूस्टर डोज, किसने खिलाया उनको च्यवनप्राश, जिसके बाद बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। और अगर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर ही दी है, तो योगी आदित्यनाथ भी तो कोई ना कोई गुगली फेंकना चाहेंगे। अब वो स्पिन नहीं फेंकते हैं। क्या केशव मौर्य ने प्रदेश की अफ़सरशाही को ये संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि आप किसी खास के लिए नहीं, आपको प्रदेश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा? अफ़सरशाही को जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता भी पुलिस के बारे में हों, चाहे अधिकारियों के बारे में हो, तमाम तरह के उनके विधायक खुद आरोप लगाते हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती है। तो ऐसे में क्या ये इस मुलाकात के बाद केशव मौर्य की ये अफ़सरों को साफ संदेश है कि आपको काम करना पड़ेगा? देखिए, इन दोनों में एक बड़ा फर्क समझिए। योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं से क्या कहते हैं कि भैया ये ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ो, थानों के चक्कर ना लगाओ। केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं तो क्या कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलना चाहिए और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। ये बेसिक फर्क है। बीजेपी की दिक्कत क्या है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिक्कत क्या है, उनकी सुनी नहीं जाती, उनको सम्मान नहीं दिया जाता, अधिकारी उनकी सुनते नहीं। और जो भी लोग भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को गौर से करीब से देखते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, जिलाध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, अगर हुँ। ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष भी थाने चला जाए तो एसएचओ बाकायदा बाहर आकर वेलकम करता था और बाहर छोड़ने तक आता था। और यहाँ मंत्री तक चले जाए तो बाहर मंत्री छोड़ने साहब को आने धरने की, पे बैठना पड़ता है। मंत्री को हाँ, भी थाने में बाहर धरने पे बैठना पड़ता है। मंत्री तक को थाने में धरने में बैठना पड़ता है। और ये बड़ा, मैं अभी अभी अखलाक वाला मसला आया, दादरी वाला, कोर्ट ने वो जो मामला वापस लेने की अपील थी खारिज कर दी, मैं वहां पे जी। था। गांव के बाहर, मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहूंगा, आप देखिए कि डर किस तरह से काम करता है, वो एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। गांव के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी, नेताओं की गांव में एंट्री नहीं हो रही थी। वहां पर पहुंचे महेश शर्मा। महेश शर्मा स्थानीय सांसद थे, स्थानीय सांसद थे, मोदी सरकार में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, प्रोटोकॉल था उनका। जो वहां डीएसपी थे, बड़े आराम से ऐसे खड़े हुए कि जैसे खड़े होकर वो महेश शर्मा पे एहसान कर, और फिर तमाम तरह की बातें हुई। कुछ देर बाद नसीमुद्दीन पहुंचे, और जैसे ही नसीमुद्दीन पहुंचे, उस समय वो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, उस डिप्टी एसपी ने इतना जोरदार सैल्यूट मारा कि 200 मीटर तक उनके जूते की आवाज सुनाई दी, जबकि बीएसपी सत्ता में नहीं थी, नहीं, नहीं। नसीमुद्दीन सत्ता में नहीं थे। ये होता है इकबाल। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का यही तो दुख है कि सरकार हमारी, सत्ता में हम हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री हमारे हैं। कई जिलों में तो हालत यह है कि विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, पार्षदों का बहुमत बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, कई पंचायतों में हालत है कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ भगवा में है, सब कुछ बीजेपी का है, फिर भी अधिकारी उनको तवज्जो नहीं देते, उनको सम्मान नहीं देते हैं। संजीव बालियान का देखिए, संजीव बालियान क्या है, बड़े नेता रहे हैं, एक बार चुनाव हार गए चलिए, लेकिन बड़े नेता रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, दबंगई से अपनी बातें कहने के लिए मशहूर रहे हैं। उन्हें भी थाने और पुलिस वाले के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है। इससे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दर्द क्या है। और इस बार तो पंकज चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के प्रेशर में खेला कर दिया है।
बड़ी मुश्किल से बेचारे प्रधानमंत्री पिछली बार वाराणसी से जीत पाए थे, और जिस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ वो अभियान चलाए हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात तो मैं बताऊं, वाराणसी में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यही बात थी कि 25 दिसंबर को प्रेस रिलीज जारी होती है ब्राह्मण विधायकों के खिलाफ, और 26 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ब्रजेश पाठक और वाराणसी के मेयर को बुला लेते हैं कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दो। और प्रधानमंत्री अमित शाह कहते हैं कि 2029 में फिर से बनाएंगे। अरे, पीएम तो तब बनेंगे जब एमपी रह पाएंगे। इसी बार कई राउंड की गिनती रोक के तब फाइनल रिजल्ट आया कि भाई कुछ बहुत कम मार्जिन से, इससे पहले 14 में जीते, फिर 19 में जीते, 24 में वो मार्जिन बहुत कम आ गया, और 29 में तो अगर ये ब्राह्मण नाराज हो गए तो फिर आप समझ लीजिए। तो ऐसे में ये जो चेतावनी दी है पंकज चौधरी ने, ये पार्टी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भीतर कहीं न कहीं बीजेपी के नेता ही हैं, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, इन्होंने साफ बयान दे दिया कि अब केशव मौर्य का कल जो बयान आया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, तो क्या पार्टी में भी दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रहे हैं? किसी की अलग राय है, कोई कहता है ये बैठक कोई गलत थोड़ी होगी, बैठक तो सारी पार्टियों की होती है, क्षत्रियों की होती है, कुर्मी की होती है, ये अभी क्षेत्रीय पश्चिमी उसकी हुई थी, तो ऐसे में क्या पश्चिमी उत्तर गलत प्रदेश। कर दिया? जी। नहीं, देखिए वही है, देखिए चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, उनको पता है भाई अपनी जाति के लोगों को साधे रखने के लिए जाति के नेताओं से बैठक करना जरूरी होता है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे, जब बीजेपी का वनवास खत्म हुआ था, बीजेपी को बम्पर सीटों से जीत मिली थी, तो उनको भी संगठन का एहसास है। पंकज चौधरी देखिए 7 बार के सांसद ठीक है, एक होता है चुनाव जीतना। जैसे आप क्रिकेट की भाषा में देखिए, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, और बैट्समैन में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन बतौर कप्तान वो फेल साबित हो गए। तो आप 7 बार जीत लीजिए, 8 बार जीत लीजिए, 12 बार जीत लीजिए, लेकिन आप बेहतर प्रदेश अध्यक्ष या बेहतर मुख्यमंत्री हो पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर इस बात की समझ होती पंकज चौधरी को, तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह का अभियान नहीं छेड़ते। आवाज आवाज। तो क्या केशव मौर्य को, क्योंकि जब प्रचंड बहुमत की सरकार 2017 में बीजेपी की आई थी, तो केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो क्या गुजरात लॉबी ने इसीलिए केशव मौर्य पर हाथ रख के कहा है कि जाइए आप खुलकर बैटिंग करिए? देखिए बिल्कुल, ये मसला बीजेपी में दो गुटों की लड़ाई का नहीं है, ये मसला लखनऊ लॉबी बनाम दिल्ली लॉबी, लखनऊ लॉबी बनाम गुजरात लॉबी है। और गुजरात लॉबी का जो सबसे बड़ा ध्येय है, क्योंकि अगर जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प उनके मन माफिक नहीं आ जाता, तब तक वो चाहेंगे कि मोदी कंटिन्यू करते रहे। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू करते रहे, इस बात के लिए ये भी जरूरी है कि वो वाराणसी से लोकसभा का चुनाव भी जीते। और वाराणसी से लोकसभा का चुनाव भी जीते, ये इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां तमाम जातियों का समीकरण बिठाकर रखा जाए। एक बड़ा वर्ग अगर ब्राह्मण समुदाय वहां पे नाराज हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए चूंकि पंकज चौधरी मान नहीं रहे थे, प्रेस रिलीज जारी करके उसके बाद खेद व्यक्त करते तो मामला खत्म हो जाता, वो तो बयान देने तक पहुंच गए। और सीधे सीधे लग रहा है कि दिल्ली दरबार ने उन्हें क्या सोचकर भेजा, उन्होंने लखनऊ दरबार के आगे सरेंडर कर दिया। तो अब फिर गुजराती लॉबी को, केशव प्रसाद मौर्य को फ्रंट फुट पर जाकर खेलने के लिए कहा गया है, लेकिन पलटवार होगा। अब ये देख लीजिए, आज 30 दिसंबर की तारीख है, अगले 48 से 72 घंटों में योगी आदित्यनाथ आपको उसी प्रयागराज की धरती पर नजर आएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो ये लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। गुजराती लॉबी ने अपना खेल कर दिया, केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को संदेश दे दिया। अब अधिकारियों को संदेश देने की बारी योगी आदित्यनाथ की है, और अधिकारियों के बहाने दिल्ली दरबार को संदेश देने की बारी योगी आदित्यनाथ की है। तो इंतजार कीजिए, अगले 48 से में एक बड़ा पलटवार आएगा, और ये बड़ा पलटवार इस तरह की कलई खोलता हुआ नजर आएगा। चलिए, धन्यवाद संतोष सर, आपने बड़ी बेहद जानकारी दी, और कहीं न कहीं डबल इंजन अब आपके कहने का मतलब है टकराते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे को संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका भविष्य में क्या असर होगा, हम ज़रूर दर्शकों को बताएँगे। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।